हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को, जिसके अंदर कर रहे हैं हम इसका चैप्टर नंबर 2 और हम इसकी थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं और आजकल हम कर रहे हैं इसके एनसीईआरटी के प्रश्नावली के प्रश्नों को, और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने इसके कुछ अंकित प्रश्नों को हल किया था, आज वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फिर शुरू कर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार 37 द्रव्यमान संख्या वाले एक आयन पर ऋणावेश की एक इकाई है। इसका अर्थ क्या हुआ देखिए, यदि कोई मैं तत्व ले लूं x, तो ये तो सामान्य अवस्था में वास्तविक स्थिति में उसका संकेतांक है, पर इसने कहा एक आयन ऋण आयन है तो इसके ऊपर -1 लग जाएगा। इसका अर्थ है सामान्य अवस्था से उस पर 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है। यदि इस पे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो जब x -1 करेंगे तो इसका मतलब उस पर 11 इलेक्ट्रॉन है। और द्रव्यमान संख्या a कितनी दे दी, 37, तो a की वैल्यू कितनी दे दी, 37, ये भी हमें दे दी। तो आयन पर ऋणावेश एक इकाई है। यदि आयन में इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूट्रॉन 11.1% है, यानी कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वह इलेक्ट्रॉन का 11.1% अधिक है, तो हम यहां पर लिखते हैं माना इलेक्ट्रॉन की संख्या इस स्थिति में कह रहे हैं, यानी कि नई स्थिति में इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने कितनी ले ली, x, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, यह हमारी क्या हो जाएगी, x, न्यूट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन का 11.1% अधिक है, यानी कि x गुणा x में जोड़ देंगे x का 11.1%, ये न्यूट्रॉन की संख्या हमारे पास आ गई। तो आयन का प्रतीक लिखिए, तो आयन का प्रतीक बताना है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रही होगी। कोई हमारे पास एक तत्व है x, मान लेते हैं इस सामान्य अवस्था में x था, लेकिन इसको एक ऋण आयन है, यानी कि इस पे 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है। तो जब एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है उस स्थिति में मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, x। द्रव्यमान संख्या दे दी इसकी, जो कि 37 है। द्रव्यमान संख्या आप जानते हैं नाभिक में उपस्थित कणों की संख्या होती है, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों का योग होता है द्रव्यमान संख्या, जो कि 37 है। कहते हैं न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की जो वर्तमान संख्या है, जिसको मैंने x लिया है, इसका 11.1% अधिक है। तो x में x का 11.1% निकाल करके जोड़ना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या आएगी। तो कैसे करेंगे, n बराबर x प्लस x का 11.1% है, x गुणा 11.1/100, तो क्या आ जाएगा x प्लस ये आ जाएगा 100 का भाग देंगे तो 0.111 x आ जाएगा। तो दोनों में x कॉमन आ गया, तो अंदर आ गया 1 प्लस 0.111, साथ में आ गया x, तो क्या आ गया 1.111 x। ये किसकी संख्या आ गई, न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई हमारे पास। अब हमें दी है द्रव्यमान संख्या, पर द्रव्यमान संख्या क्या होती है, वो तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो ये हमारे पास वर्तमान में किसकी संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो लिखेंगे अतः मूल परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, x माइनस 1 होंगे। मूल परमाणु में x माइनस 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा क्या है, ये ऋणायन होने के कारण आ रखा है ना। तो मूल परमाणु में इलेक्ट्रॉन यदि इतने हैं तो लिखेंगे अतः मूल परमाणु में प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी इतने ही होंगे x माइनस 1। तो लिखेंगे अतः द्रव्यमान संख्या a बराबर हम जानते हैं ये होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, x माइनस 1, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये होगी 1.111x, 1.111x। और a का मान कितना दिया है हमें, 37। तो यहां से हम निकालें तो a1 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये 37 + 1, ये x है और ये 1.111x है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2.111x के बराबर आएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 37 + 1 यानी कि 38 बटे कितना आ गया, 2.111। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू नियर अबाउट निकल के आएगी वो लगभग आएगी 18 के बराबर। तो x का मान कितना हो गया, 18। यदि x का मान 18 है तो इसका अर्थ है कि इस तत्व में वर्तमान में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 18। नई स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 18। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो लिखेंगे अतः प्रोटॉनों की संख्या
और प्रोटोनों की संख्या हमने कितनी कहा था, x-1, यानी कि x का मान कितना है 18, तो लिखेंगे 18 माइनस 1, तो कितनी आ गई 17। तो प्रोटोनों की संख्या कितनी होगी 17, और यही जो प्रोटोनों की संख्या होती है इसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। तो अब संकेतांक क्या होगा, 17 क्या है उसका परमाणु क्रमांक है, और परमाणु भार कितना है 37। तो किसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक निश्चित रूप से तत्व के संकेत को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु क्रमांक सामान्यतः नहीं होते, अगर होंगे भी तो वो एक अलग स्थिति है, क्योंकि संकेत तो एक ही होगा उनका। यदि परमाणु क्रमांक हमारे पास 17 है तो 17 के लिए केवल एक ही संकेत होगा आवर्त सारणी में, और हम जानते हैं 17 किसका होता है, क्लोरीन का। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर Cl। तो संकेतांक कितना क्या होगा उसका 17Cl37 होगा, यानी कि क्लोरीन है। और सामान्य अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, माइनस का एक निशान यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा देंगे, यानी कि ये क्लोरीन का क्या है, आयन है। कहीं से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया जिसके कारण इसने अपनी कक्षा को पूरा कर लिया होगा। तो इस प्रकार से इसे प्रदर्शित करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जो कि इस प्रकार से 56 द्रव्यमान संख्या वाले एक आयन पर धनावेश की 3 इकाइयां हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में 30.4% न्यूट्रॉन अधिक हैं। इस आयन का प्रतीक लिखिए। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है ये। इसमें द्रव्यमान संख्या ए दे दी 56, ए की वैल्यू कितनी दे दी 56, और साथ में क्या दे दिया, एक आयन पर धनावेश की 3 इकाई है। मान लेते हैं संकेतांक मैंने अब की बार y ले लिया, तो धनावेश की 3 इकाई यानी कि +3 है। इसका अर्थ है इसमें सामान्य से 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है। क्या कहता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की तुलना में 30.4% न्यूट्रॉन अधिक है। तो पहले लिखा मैंने, माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या नई स्थिति में, ध्यान रखिएगा, नई स्थिति में मैंने कितनी ले ली x, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन ये कहता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कितने प्रतिशत अधिक है, 30.4%। तो x प्लस x का 30.4% हमें जोड़ना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आयन का प्रतीक ज्ञात करना है। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह काफी आसान है। तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, कितना आएगा, ये हमारे पास आ गया x प्लस x का 30.4%, यानी कि 30.4/100, ये न्यूट्रॉन की संख्या है। तो क्या आ जाएगा, x प्लस भाग देंगे तो 0.304 x आ जाएगा, x में इतना जोड़ेंगे तो 1.304 x आ जाएगा। ये क्या आ गई, न्यूट्रॉन की संख्या। अब हमें दे रखी है द्रव्यमान संख्या, उसके लिए हमें चाहिए प्रोटॉन की संख्या, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की नई स्थिति में संख्या है, ये जो x है। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, तो लिखेंगे, या फिर लिख लेते हैं, मूल परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। मूल परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वर्तमान में कितने हैं x, लेकिन इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, इसलिए ये क्या है, +3 है। तो मूल परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहे होंगे, तो क्या होगा, x + 3। तो लिखेंगे, अतः मूल परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी, x + 3। तो अब आपको क्या दे रखा, a की वैल्यू दे रखी, क्योंकि a बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। तो a की वैल्यू कितनी है 56, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या हमारे को दी हुई है, यह है 1.304 x, ये न्यूट्रॉनों की संख्या है। अब प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, x + 3। 3 को इधर ले आएंगे तो 56 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 56 - 3 = तो 56 में से ये 3 आके उधर माइनस हो गया, ये x में 1.304x जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2.304x आ जाएगा। तो 56 में से 3 गया, ये हो गया 53 बराबर 2.304x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 53/2.304 ये आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो लगभग जो आपका मान आएगा वो लगभग 23 के बराबर आएगा। इसका अर्थ है x का मान क्या हो गया, 23। हमें संकेत बताना है तो हम लिखेंगे, अतः प्रोटॉनों की संख्या किसमें,
मूल परमाणु की निकालेंगे हम, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है मूल परमाणु में, x+3 यानी कि x+3 यानी कि x यानी कि 23+3 यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 26। तो प्रोटॉनों की संख्या 26 और प्रोटॉनों की संख्या यानी कि क्या है, परमाणु संख्या 26 और द्रव्यमान संख्या कितनी दी है हमारे को, 56। तो ये किसका संकेतांक होता है, द्रव्यमान संख्या किसकी होती है, आयरन की होती है, Fe। तो ये गया 26 Fe 56, ये संकेतांक हो गया। लेकिन क्योंकि ये आयन है, इसमें +3 इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो साथ में क्या आ जाएगा +3 या 3+, इस प्रकार से इसे प्रदर्शित करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित विकिरणों के प्रकारों को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो किस क्रम में व्यवस्थित करना है, ध्यान रखिएगा, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम वाली आवृत्ति को पहले लिखना है, सबसे अधिक वाली आवृत्ति को ज्यादा बाद में लिखना है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कौन कौन से हैं, माइक्रो ओवन, अंबर प्रकाश, तो कौन कौन से हो गए, माइक्रो, अंबर प्रकाश, तीसरा इन्होंने दिया है एफएम रेडियो यानी कि एफएम के सिग्नल, चौथा है कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें, और लास्ट में हमारा क्या दिया है, एक्स किरणें। आपको ध्यान हो इस चैप्टर में हमने पूरी की पूरी आपको स्पेक्ट्रम बताया था विद्युत चुंबकीय तरंगों का। तो वहां पर हमने आपको बताया था कि जो गामा किरणें होती हैं, गामा किरणों से वो शुरू होता है और किधर की तरफ बढ़ता है, रेडियो की तरफ। गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है और रेडियो की सबसे कम होती है। और गामा के बाद कौन सी आती है, हम जानते हैं एक्स किरणें आती हैं। एक्स के बाद हमारी होती है अल्ट्रावायलेट होती है हमारी किरणें। अल्ट्रावायलेट के बाद दृश्य प्रकाश होता है। दृश्य प्रकाश के बाद हमने देखा था फिर उसके बाद रेडियो वेव्स भी आती हैं, बीच में कुछ और भी आती हैं। तो इनको यदि आपको वही स्पेक्ट्रम पता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इन किरणों में देखा जाए तो जो सबसे पहले हमारा आता है, सबसे कम जो आवृत्ति होती है वो देखते हैं रेडियो वेव्स की होती है। रेडियो वेव्स कौन सी होती है, एफएम। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एफएम, इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो माइक्रोवेव आता है, क्योंकि ये हमारे पास दृश्य प्रकाश जो होता है, ये है दृश्य। दृश्य प्रकाश के बाद हमारा कौन सा आता है, माइक्रो ही आता है। तो इसको ध्यान रखें। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, माइक्रो। और माइक्रो के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, यह आता है अंबर प्रकाश। क्या आ जाएगा, अंबर। देखिए उसी क्रम में आ रहा है दृश्य प्रकाश, अंबर प्रकाश। जो यातायात का प्रकाश होता है वो दृश्य प्रकाश के अंतर्गत आता है, अंबर प्रकाश। और अंबर प्रकाश के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, एक्स किरणें, यानी कि फिर क्या आ जाएगा, एक्स किरणें। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें। तो यदि आपको यह स्पेक्ट्रम याद है कि गामा किरणों की आवृत्ति सबसे ज्यादा, रेडियो किरणों की आवृत्ति सबसे कम, गामा के बाद होती है एक्स किरणें, एक्स के बाद होती है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद होता है दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश के बाद होता है हमारा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद होती है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद हमारी क्या होती है, रेडियो वेव्स आती है। तो यदि वो क्रम आपको याद है तो आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि एफएम क्या होगी, रेडियो वेव्स आ गई। माइक्रोवेव तो अलग ही स्पेक्ट्रम होता है, ये किस में आ जाएगा, दृश्य प्रकाश में आ जाएगा। ये क्या होगी, एक्स किरणें हम जानते हैं, और कॉस्मिक किरणें वो गामा किरणें ही एक प्रकार से कॉस्मिक रेज होती है। तो यदि वो क्रम आपको याद है तो ये क्रम भी आप आसानी से लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एफएम की आवृत्ति सबसे कम और कॉस्मिक की सबसे ज्यादा होती है। ये आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है। यदि तरंगदैर्घ्य कहता बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है, ये निशान बदल जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, जबकि कॉस्मिक किरणों की या गामा किरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे छोटी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जो कि इस प्रकार से है, नाइट्रोजन लेजर
333.1 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य पर एक विकिरण उत्पन्न करती है। यदि उत्सर्जित फोटोनों की संख्या 5.6 गुणा 10 की घात 24 हो तो लेजर की क्षमता की गणना कीजिए। तो हमें दो चीजें दे दी, एक तो लैम्डा की वैल्यू दे दी, लैम्डा बराबर दे दिया 337.1 नैनोमीटर, ये दे दिया। सेकंड हमें दे दिया फोटोनों की संख्या 5.6 गुणा 10 की घात 24, ये है 5.6 गुणा 10 की घात 24। ये हमारे पास क्या दे दिए, फोटोनों की संख्या, दो चीजें हमें दे दी। और हमें क्या करनी है, लेजर की क्षमता ज्ञात करनी है। क्षमता क्या होती है, क्षमता होती है कि उत्सर्जित ऊर्जा प्रति सेकंड, यानी कि जूल प्रति सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, किसी चीज की क्षमता कहते हैं, पावर कहते हैं। तो यानी कि हमें यदि ऊर्जा पता चल जाए प्रति सेकंड तो वही क्षमता होगी। तो ऊर्जा पता करने के लिए हम जानते हैं एक फोटोन की ऊर्जा, चूंकि एक फोटोन की ऊर्जा E = क्या होता है, h न्यू के बराबर होता है। और हमें आवृत्ति तो दी नहीं है, हमें तो तरंग दैर्ध्य दी है। तो हम जानते हैं चूंकि C बराबर क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा के बराबर होता है। तो यहां से न्यू का मान निकाल लें तो न्यू बराबर क्या होता है, C/लैम्डा के बराबर होगा। तो न्यू का ये मान यहां रखेंगे तो क्या आ जाएगा, H × C/लैम्डा। ये क्या है, एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा ये है। तो n फोटोनों की ऊर्जा क्या हो जाएगी, n फोटोनों की ऊर्जा E बराबर हमारी हो जाएगी n × H × C/लैम्डा। n की वैल्यू आपको दी है, ये n ही दी है फोटोनों की संख्या। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5.6, n का मान हो गया, इस n का मान यहां दे दिया 5.6 गुणा 10 की घात 24 मल्टीप्लाई h प्लैंक कांस्टेंट होता है, वैल्यू हमें पता है 6.626 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड होती है। फिर आ गया c क्या होती है, प्रकाश की चाल, आप वो भी जानते हैं हम, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ये तो कांस्टेंट है, हमें याद होने चाहिए। अगला गया लैम्डा, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य, नैनोमीटर में है तो इसका मतलब 337.1 10⁻⁹ मीटर के बराबर होगा। तो ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में मीटर में दिए हुए हैं, एमकेएस पद्धति फॉलो हो रही है, तो जो एनर्जी निकलेगी वो भी क्या निकलेगी, जूल में। तो आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, आपकी जो एनर्जी निकल के आएगी वो लगभग 3.3 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर होगी। यानी कि इतनी ऊर्जा प्रति सेकंड उत्सर्जित होगी और यही हमारी क्या होगी, उसकी क्षमता होगी। कैलकुलेशन आप खुद से करके चेक करिएगा, यदि कहीं पर कोई भी डिफरेंस होता है तो आप अपने आंसर को जरूर देखिएगा, वही क्या होगा, सही होगा जो भी कैलकुलेट करके आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जो कि इस प्रकार से, इसके अनुसार नियॉन गैस को सामान्य संकेत बोर्डों में प्रयुक्त किया जाता है। संकेत बोर्ड यानी कि जो हमारे साइन होते हैं, सिग्नल के जो साइन होते हैं, आपने सड़कों के किनारे देखा होगा कि कहीं पर सड़क टूटी हुई है उसके लिए साइन, कहीं पर चढ़ाई है, कहीं पर स्कूल है, तो वो जो बोर्ड बने होते हैं उन्हें साइन बोर्ड कहते हैं, संकेत बोर्ड, उसकी बात ये कर रहा है। नियॉन गैस को सामान्य संकेत बोर्डों में प्रयुक्त किया जाता है। यह 616 नैनोमीटर पर प्रबलता से विकिरण उत्सर्जित करती है। तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान कितना दे दिया, 616 नैनोमीटर। तो हमें लैम्डा दे दिया, हमें दिया है लैम्डा बराबर 616 नैनोमीटर, ये हमें दे दिया है 616 नैनोमीटर। तो क्या क्या ज्ञात करना है, एक उत्सर्जन की आवृत्ति, सबसे पहले क पे हमें ज्ञात करना है उत्सर्जन की आवृत्ति, यानी कि न्यू को कैलकुलेट करना है। तो न्यू कैसे कैलकुलेट होगा, हमें लैम्डा की वैल्यू दे दी, हम जानते हैं चूंकि C बराबर क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा के बराबर होता है। यहां से हम निकाल लेंगे न्यू बराबर क्या हो जाएगा, C/लैम्डा। C प्रकाश की चाल, हम जानते हैं 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। लैम्डा का मान 616 नैनोमीटर का अर्थ है 616 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि नैनो का अर्थ क्या होता है 10 की घात -9, तो वो मान रख देंगे यहाँ पर लैम्डा का मान, तो ये जाएगा 616 10⁻⁹। सॉल्व करेंगे जो लगभग मान इसका आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 4.87 गुणा 10 की घात 14, और क्योंकि आवृत्ति है तो क्या हो जाएगा प्रति सेकंड, यानी कि S माइनस प्रति सेकंड क्या होगा, इसका मान हो जाएगा आवृत्ति का। तो पहला ये हो गया। ख पे देखें क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में 30 सेकंड में इस विकिरण द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि हमें क्या दे दिया, T का मान दे दिया 30 सेकंड, 30 सेकंड दे दिया, और क्या ज्ञात करनी है, हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि उस तरंग की चाल
पता होनी चाहिए। और जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उन सबकी चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, चाहे वो एक्स किरणें हो, चाहे वो गामा किरणें हो, चाहे वो रेडियो वेव्स हो, चाहे माइक्रोवेव्स हो, कोई भी हो। बस एक चीज सबके सेम होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों की, वो है उनकी चाल। तो हमें चाल पता है 3 गुणा 10 की घात 8 है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो यहां से क्या निकल गया, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल यानी कि c गुणा समय क्या हो गया t, तो t का मान है 30 सेकेंड और c का मान क्या है 3 गुणा 10 की घात 8 गुणा c का मान कितना है 30 सेकेंड, तो साथ में क्या लिख लेंगे 30, तो क्या आ जाएगा, इसके गुणा करेंगे 30 तिया 3 तिया 9 यानी कि 90 गुणा 10 की घात 8 और इतनी क्या आ जाएगी मीटर हो जाएगी। इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 9.0 गुणा 10 की घात 9 मीटर के बराबर होगी। तो इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे। अगला पार्ट देखें, अगला कह रहा है क्वांटम की ऊर्जा। तो एक क्वांटम की ऊर्जा यानी कि E की वैल्यू हमें निकालनी है। हम सीधे जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू। तो न्यू की वैल्यू हमें दी भी तो नहीं है लेकिन हमने निकाली है, न्यू की वैल्यू ये हमारे पास आई है, तो सीधे पुट कर दें। एच प्लांक कांस्टेंट होता है, एच का मान क्या होता है 6.626 गुणा 10 की घात -34 गुणा न्यू की वैल्यू वहां से रखेंगे 4.87 गुणा 10 की घात 14। तो हमारे पास कैलकुलेट करेंगे जब इसे, तो मान हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 3.3227 गुणा 10 की घात -19 जूल के बराबर आएगा। आप कैलकुलेट जरूर कीजिएगा, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट मान आएगा। तो इतनी क्या होगी, एक क्वांटम की ऊर्जा होगी, एक फोटोन की ऊर्जा इतनी होगी। अगला पार्ट देखें, घ उपस्थित फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए यदि यह 2 जूल की ऊर्जा उत्पन्न करता हो। यानी कि हमें पता चल गया घ में ऊर्जा का मान दे दिया E बराबर क्या इतना दे दिया 2 जूल, तो फोटोनों की संख्या क्या आ जाएगी, फोटोनों की संख्या बराबर कुल ऊर्जा, इसे हम लिख लेते हैं टोटल एनर्जी TE, टोटल एनर्जी 2 जूल है, तो फोटोनों की संख्या क्या आ जाएगी टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा बटे एक फोटोन की ऊर्जा E। तो वैल्यूज रख लें, टोटल ऊर्जा कितनी है 2 जूल, तो ऊपर हमने लिख लिया 2, नीचे E की वैल्यू कितनी अभी हमने निकाली थी, E की वैल्यू इज इक्वल टू एच न्यू का मान ये आया है 3.3227 गुणा 10 की घात -19। जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6.2 गुणा 10 की घात 18। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फोटोनों की संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार खगोलीय प्रेक्षणों में दूरस्थ तारों से मिलने वाले संकेत बहुत कमजोर होते हैं। यदि फोटोन संसूचक 600 नैनोमीटर के विकिरण से कुल 3.15 गुणा 10 की घात -18 जूल प्राप्त करता है तो संसूचक द्वारा प्राप्त फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए। हमें फोटोनों की संख्या बतानी है कि दूरस्थ तारे से कितने फोटोन आ रहे हैं, यदि टोटल ऊर्जा इतनी है और एक फोटोन की जो तरंग दैर्घ्य है वो इतनी है। तो हमें दिया है लैम्डा 600 नैनोमीटर, लैम्डा इज इक्वल टू कितना दे दिया 600 नैनोमीटर, और हमें कुल ऊर्जा कितनी दे दी, यानी कि टोटल एनर्जी 3.15, टोटल एनर्जी जो आई है 3.15 गुणा 10 की घात -18 जूल के बराबर है। 3.15 गुणा 10 की घात -18 600 नैनोमीटर का प्रकाश है। तो काफी आसान है, सीधे एक फोटोन की ऊर्जा निकाल लीजिए और उसको कुल ऊर्जा में भाग दे दीजिए, आपका निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, हम एक फोटोन की ऊर्जा जानते हैं E इज इक्वल टू किसके होता है एच न्यू के बराबर होता है। अब हमें तो लैम्डा दिया है तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि C बराबर क्या होता है न्यू इंटू लैम्डा के बराबर, तो यहाँ से न्यू बराबर क्या हो जाएगा C अपॉन लैम्डा। तो न्यू का ये मान यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा H इंटू C बटे लैम्डा। वैल्यू पुट करते जाएंगे, H की वैल्यू आप जानते हैं 6.626 गुणा 10 की घात -34। सी क्या होती है प्रकाश की चाल, आपको पता है वो होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। लैम्डा का मान हमें पता है 600 नैनोमीटर, यानी कि हो गया 600 गुणा 10 की घात -9 मीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी 3.313 गुणा 10 की घात -19 जूल के बराबर आएगी। किसकी वैल्यू, ई की वैल्यू। तो एक फोटोन की ऊर्जा हमें निकल गई, तो फोटोनों की संख्या क्या होगी, हम लिखेंगे चूंकि फोटोनों की संख्या बराबर होता है टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा बटे एक फोटोन की ऊर्जा।
टोटल एनर्जी कितनी है 3.15 गुणा 10 की घात -18 बटे एक फोटोन की ऊर्जा कितनी है हमारे को दी हुई 3.313 गुणा 10 की घात -19। जब आपसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो मान लाएगा लगभग 9.51 के बराबर आएगा। अब फोटोनों की संख्या डेसिमल में तो होगी नहीं, तो इसको नियर अबाउट क्या ले लेंगे 10 फोटोन ले लेंगे। तो इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, जो कि इस प्रकार से इसके अनुसार उत्तेजित अवस्थाओं में अणुओं के जीवन काल का माप प्राय लगभग नैनो सेकंड प्रकाश वाले विकिरण स्रोत का उपयोग करके किया जाता है। यदि विकिरण स्रोत का काल 2 नैनो सेकंड है, काल यानी कि आवर्त काल यानी कि टी हमें दे दिया 2 नैनो सेकंड दे दिया, तो संपीड़ित विकिरण स्रोत के दौरान उत्सर्जित फोटोनों की संख्या यानी कि हमें n दे दी, फोटोनों की संख्या n 2.5 गुणा 10 की घात 15 इतने फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं। तो स्रोत की ऊर्जा यानी कि टोटल एनर्जी हमारे को क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। काफी आसान है, आपको फोटोनों की संख्या दी हुई है। यदि एक फोटोन की ऊर्जा आपको पता चल जाए तो आप क्या कर देंगे आसानी से निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे फोटोन की ऊर्जा, हम जानते हैं फोटोन की ऊर्जा होती है E तो किसके होता है h न्यू के बराबर होता है, लेकिन हमें न्यू नहीं दिया हुआ, हमें आवर्तकाल दिया हुआ है। तो हम चूंकि जानते हैं आवर्ती क्या होता है 1 आवर्तकाल के, आवर्तकाल का मान हमें दिया है, तो यानी कि 1/2 नैनो सेकंड का अर्थ है 2 गुणा 10 की घात -9। तो 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 5 यानी कि आ जाएगा 0.5 गुणा 10 की घात सीधे कितना आ जाएगा -9, ऊपर आके किसका हो जाएगा प्लस का 9। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेसिमल को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 5 गुणा यहाँ एक घात क्या कर देंगे कम कर देंगे, तो 10 की घात क्या हो गई 8। तो ये हमारे पास क्या दे दी आवृत्ति दे दी, यानी कि ये हो गया प्रति सेकंड, इसका मात्रक हो। तो आवृत्ति हमें पता चल गई। अब एक फोटोन की ऊर्जा निकल जाएगी E h न्यू, तो h की वैल्यू 6.626 गुणा 10 की घात -34। न्यू की वैल्यू हमने निकाल ली है 5 गुणा 10 की घात 8। तो कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 3.313 गुणा 10 की घात -25 जूल के बराबर आएगी। हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है, आप इसे कैलकुलेट जरूर कीजिएगा। अब हमें क्या निकालनी है, हमें तो टोटल एनर्जी निकालनी है। तो हमें पता है क्योंकि टोटल एनर्जी बराबर क्या होगी फोटोनों की संख्या n गुणा एक फोटोन की ऊर्जा E। फोटोनों की संख्या n कितनी है 2.5 गुणा 10 की घात 15 और एक फोटोन की ऊर्जा E कितनी है ये हमने निकाली है 3.313 गुणा 10 की घात -25। तो टोटल कितना आ जाएगा जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारी निकल गई 8.282 गुणा 10 की घात -10 जूल के बराबर होगी। आप इसे कैलकुलेट जरूर कीजिएगा, हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है, हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस प्रकार से इसके अनुसार सबसे लंबे द्विगुणित तरंगदैर्घ्य जिंक अवशोषण संक्रमण 589 और 589.6 नैनोमीटर पर देखा जाता है। यानी कि दो तरंगे हमारे को दे दी है। कौन सी λ1 हमारे को दे दी, λ1 ये दे दी 589 नैनोमीटर, ध्यान रखिएगा। और λ2 हमारे को जो दे दी वो दे दी 589.6 नैनोमीटर, ये हमें दे दी है। प्रत्येक संक्रमण की आवृत्ति यानी कि इसकी भी आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है, हमें ν1 का मान ज्ञात करना है और इसका भी मान ज्ञात करना है, ν2 का मान भी ज्ञात करना है। प्रत्येक संक्रमण की आवृत्ति और दोनों उत्तेजित अवस्थाओं के बीच ऊर्जा के अंतर की गणना कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यदि E1 हम ज्ञात कर लें और यहां पर E2 भी ज्ञात कर लें तो साथ में हमें क्या निकालना है, डेल्टा E की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। मेन बात हमारा फोकस ये है। तो ये क्या चीज है, ये है जो उत्सर्जित, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी कक्षा में जब जंप लगाता है तो अपने भीतर से क्या करता है, विकिरण या प्रकाश उत्सर्जित करता है। उन प्रकाशों की तरंगदैर्घ्य दे रखी है, दो रेखाएं उत्सर्जित हुई है, पहली की तरंगदैर्घ्य इतनी है और दूसरी की तरंगदैर्घ्य इतनी है। तो यदि तरंगदैर्घ्य λ1 है तो हम कह सकते हैं आवृत्ति निकाल लेंगे और फिर साथ में हम क्या निकाल लेंगे, E की वैल्यू भी निकाल लेंगे कि उस फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी। तो सबसे पहले आवृत्ति निकालते हैं। तो हम सूत्र जानते हैं, चूंकि C बराबर क्या होता है न्यू इंटू
लैम्डा के बराबर होता है। तो यहां से निकाल लेंगे न्यू बराबर क्या होगा सी अपॉन लैम्डा। तो न्यू 1 का मान निकालना है तो सी अपॉन लैम्डा 1 आ जाएगा। तो न्यू 1 का मान कितना हो जाएगा, सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8 होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। और लैम्डा 1 का मान कितना है 589, तो 589 और पीछे ध्यान दीजिए ये है नैनोमीटर, तो क्या जाएगा गुणा 10 की घात -9 मीटर। जब डिवाइड करेंगे तो न्यू 1 का मान जो हमारा निकल के आ जाएगा 5.093 गुणा 10 की घात 14 प्रति सेकंड या हर्ट्ज आप कह सकते हैं। ये क्या होगा न्यू 1 का मान पहले की आवृत्ति आ जाएगी। आवृत्ति आपको पता चल गई तो आप क्या निकाल सकते हैं E1 का मान निकाल सकते हैं। तो E1 बराबर क्या होगा H न्यू 1 के बराबर होगा। H का मान 6.626 गुणा 10 की घात -34 और न्यू 1 का मान हमने निकाला है 5.093 गुणा 10 की घात 14। जब कैलकुलेट करेंगे तो E1 की जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी वो आ जाएगी 3.374 गुणा 10 की घात -19 जूल के बराबर आ जाएगी। तो आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, मान आपका लगभग इतना आ जाएगा। तो पहले जो हमारी तरंग दैर्घ्य थी उसमें जो फोटोन था उसकी ऊर्जा को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ठीक यही प्रोसेस हमें दूसरे वाली तरंग दैर्घ्य जो है उसके फोटोन की ऊर्जा को ज्ञात करना है। तो बिल्कुल पहले की तरह हम क्या निकालेंगे आवृत्ति, हम सूत्र पहले की तरह करेंगे क्योंकि C बराबर क्या होता है न्यू इंटू लैम्डा, यानी कि न्यू 2 बराबर क्या हो जाएगा C अपॉन लैम्डा 2। वैल्यू रखेंगे C का मान 3 गुणा 10 की घात 8 बटे लैम्डा 2 का मान हम जानते हैं ये है 589.6 नैनोमीटर, 589.6 नैनोमीटर यानी कि 10 की घात -9। कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 5.088 गुणा 10 की घात 14 प्रति सेकंड यानी कि हर्ट्ज, ये निकल गई। तो हमें तो E2 की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा E2 इज इक्वल टू H न्यू 2 के बराबर होगा। H का मान 6.626 गुणा 10 की घात -34 और न्यू 2 का मान कितना है 5.088 गुणा 10 की घात 14 इसके बराबर है। जब इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी E2 की वो हो जाएगी 3.37131 गुणा 10 की घात -19 जूल के बराबर होगी। आप कैलकुलेट जरूर कीजिएगा, इन वैल्यूज को निकाल के ये मान आएगा, इन वैल्यूज को निकाल के ये मान आएगा। तो हमें E1 E2 के मान पता चल गए, पर हमें क्या ज्ञात करना है डेल्टा E ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा डेल्टा E बराबर E1 और E2 का डिफरेंस। तो किसका मान ज्यादा है, ये 3.3764 है, 3.3713 तो ये ज्यादा है। तो क्या लिख लेंगे E1 माइनस E2 क्या हो जाएगा 3.37462 गुणा 10 की घात -19 घटा देंगे 3.37131 गुणा 10 की घात -19। इस वैल्यूज को यहाँ रख दिया, ये वैल्यूज यहाँ से रखी है, इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो वैल्यूज हमारे आ जाएगी 3.311 गुणा 10 की घात -22 जूल इसके बराबर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। प्यारे बच्चों कैलकुलेशन खुद से जरूर कीजिएगा, चेक करिएगा, यदि कहीं पर कुछ मिसमैच होता है तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 जो कि इस प्रकार से, इसके अनुसार सोडियम परमाणु का कार्यफलन। अब देखिए कार्यफलन दिया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि कार्यफलन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा 0 से या ओमेगा से। ये दिया है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो उत्सर्जित विकिरण की देहली तरंग दैर्घ्य सबसे पहले निकालनी है हमें देहली तरंग दैर्घ्य। देहली तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं, पहला हमें यह ज्ञात करना है। सेकंड कह रहा है कि देहली आवृत्ति की गणना कीजिए, तो देहली आवृत्ति यानी कि न्यू 0 भी हमको कैलकुलेट करना है। थर्ड कह रहा है यदि सीजियम तत्व को 500 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य के साथ विकिरणित किया जाता है तो निकले हुए फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और वेग की गणना कीजिए। तो हमें क्या निकालनी है गतिज ऊर्जा यानी कि k की वैल्यू भी निकालनी है और v की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। जबकि हमें दिया है तरंग दैर्घ्य लैम्डा का जो मान दे रखा हमें वह दे रखा है सीजियम तत्व को 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के साथ विकिरणित किया जाता है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू हमें दिया है यह है 500 नैनोमीटर। तो क्या हो गया 500 नैनोमीटर यानी कि गुणा 10 की घात -9 मीटर के बराबर आ गया। तो देखिए इस प्रश्न में
ये चीजें हमें दी हुई है। सबसे पहले उसने हमें दे दिया कार्यफलन, सीजियम का कार्यफलन, यानी कि कार्यफलन आप जाते हैं किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश के पड़ने पर वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए, बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका कार्यफलन कहते हैं। अर्थात यदि आपतित प्रकाश में जो एक फोटोन है, यदि उसकी ऊर्जा इस कार्यफलन से कम होगी तो वो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को नहीं उत्सर्जित कर पाएगा। तो कार्यफलन का मान दे दिया हमें ओमेगा 0 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान देने की बात यह है कि इसने ये जो हमें चीजें पूछी है, लैम्डा 0 ये हम मीटर में कैलकुलेट करेंगे, न्यू 0 ये हमारी देहली आवृत्ति है, इसे हम हर्ट्ज में या प्रति सेकंड में ज्ञात करेंगे। तो ये सब एमकेएस पद्धति की मात्रक है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो सबसे पहले इसको भी हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक प्रकार की ऊर्जा है कार्यफलन। तो क्या करना है, 1.9 मल्टीप्लाई 1.6 10 टू द पावर -19 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम इन चीजों को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पहले हम न्यू 0 निकाल लेते हैं, देहली आवृत्ति। हमें कार्यफलन दिया है, क्योंकि ओमेगा 0 बराबर क्या होता है, E बराबर जैसे h न्यू होता है, वैसे ओमेगा 0 बराबर है h इंटू न्यू 0 के बराबर है। और हमें न्यू 0 की यदि वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम जानते हैं, चूंकि न्यू 0 बराबर हो जाएगा ओमेगा 0 बटे किसके बराबर आ जाएगा, h के बराबर आ जाएगा। यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ओमेगा 0 की वैल्यू कितनी है, 1.9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 बटे h, आप जानते हैं प्लांक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड के बराबर होती है। तो जब हम न्यू 0 को कैलकुलेट करेंगे तो न्यू 0 की जो हमारी वैल्यू आएगी, हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप इसे कैलकुलेट करके चेक जरूर कीजिएगा हमारे आंसर को। हमने ये निकाला है, ये हमारा था 4.594 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 14 और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रति सेकेंड। ये हमारी क्या होगी, न्यू 0 की वैल्यू होगी, यानी कि जो हमने ज्ञात करना, न्यू 0 जो देहली आवृत्ति ज्ञात करनी थी वो हमने ज्ञात कर ली। अब हमें क्या करना है, लैम्डा 0 को ज्ञात करना है। तो लैम्डा 0 आप जानते हैं, सीधा फार्मूला हम जानते हैं, यहां पे ज्ञात करते हैं, क्योंकि C बराबर क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा के बराबर होता है। तो यहां से लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, C अपॉन न्यू। तो यदि देहली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है तो C बटे न्यू 0 लिखेंगे। तो लैम्डा 0 बराबर C का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये C यानी कि प्रकाश की चाल है। और न्यू 0 हमने कैलकुलेट किया है, यह है 4.594 × 10⁻14, यह हमें दिया है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा 0 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 653 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9 मीटर। इसका मतलब हो गया 653 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास देहली तरंग दैर्घ्य का मान आ गया है। तो दो चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, यह भी और यह भी। अब निकालनी है गतिज ऊर्जा K की वैल्यू। तो K की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमें इसने यह तरंग दैर्घ्य दे दी, यदि तरंग दैर्घ्य दे दी तो जो आपतित प्रकाश होगी उसकी हम फोटोन की ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए प्रोसेस क्या है, ये हमने कहा, ये एक सीजियम है, सीजियम का परमाणु है। इस पर यहां से कोई प्रकाश आपतित हुआ, इस प्रकार से कोई प्रकाश आया, तो सीजियम के अंदर क्या होंगे, ये छोटे छोटे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जब प्रकाश किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलने के लिए सीजियम के तत्व में से, सीजियम के हम कह सकते हैं इस क्रिस्टल में से बाहर निकलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता, न्यूनतम ऊर्जा होती है, वो होती है कार्यफलन। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा हो तो बाकी ऊर्जा उसको गतिज ऊर्जा के रूप में मिलती है। सूत्र हम जानते हैं, क्योंकि E के बराबर होता है हमारा E माइनस ओमेगा 0 या ओमेगा। E कुल ऊर्जा है, ओमेगा 0 हम जानते हैं ये क्या है, कार्यफलन। तो यहां पर हम E की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे पहले, तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू क्या होता है, h न्यू। अब हमें आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य दे रखी, आवृत्ति नहीं दी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि न्यू बराबर क्या होता है, ये यहां से फार्मूला C बराबर न्यू इंटू लैम्डा। तो यहां से न्यू बराबर क्या होगा, C अपॉन लैम्डा। तो ये वैल्यू यहां रखेंगे, तो h इंटू C अपॉन लैम्डा। वैल्यूज पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू h का मान
6.626 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -34 गुणा सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8 बटे लैम्डा, लैम्डा का मान हमें दिया है 500 गुणा 10 की घात -9, 500 गुणा 10 की घात -9। तो ये हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम यदि यहाँ कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस वाले फॉर्मूले में देखिए हमें गति ऊर्जा ज्ञात करनी है, ई के या के, चाहे आप ई के लिखिए चाहे इसे के से रिप्रेजेंट करिए, एक ही बात है। तो ये हम ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई के इज इक्वल टू ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू हम कितनी निकाल लेंगे, सीधे ये वाली वैल्यूज रख लेंगे। ये आ गया 6.626 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -34 मल्टीप्लाई 3 गुणा 10 की घात 8, 3 गुणा 10 की घात 8 बटे नीचे कितना आ गया 500 गुणा 10 की घात 9, 500 गुणा 10 की घात -9। इसमें से माइनस कर देना है हमें, किसको, कार्यफलन की ऊर्जा का, और कार्यफलन हमें दिया है 1.9 गुणा 1.9 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो यहां लिख लेते हैं अगली लाइन में -1.9 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ईके की जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो आ जाएगी 9.32 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -20 जूल के बराबर आ जाएगी। इन दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा, इतना मान आपका आ गया। ये हो गई हमारे पास गतिज ऊर्जा। अब हमें लास्ट में क्या निकालनी है, ई की वैल्यू, ये भी हमने निकाल दी। अब वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ई के बराबर क्या होता है 1/2 mv²। तो ये वैल्यूज यहां रखेंगे, तो 1/2 mv² बराबर होगी 9.32 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -20। हमें तो v की वैल्यू निकालनी है, तो v² यहां रख लीजिए, 2 की यहां गुणा कर देंगे, 2 गुणा 9.32 गुणा 10 की घात -20 बटे क्या आ जाएगा m, और अभी हम m ही रख रहे हैं। ये m क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला था उसी की तो गतिज ऊर्जा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो v की वैल्यू निकालने के लिए ये पूरा पद अंडर रूट में आ जाएगा, 2 गुणा 9.32 गुणा 10 की घात -20 बटे इसका आगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -31 kg। हमें पता होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम के बराबर होता है। वैल्यूज रखेंगे, जो हमारे पास v की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो हो जाएगी 4.523 गुणा 10 की घात 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से इसे कैलकुलेट करेंगे। प्यारे बच्चों, यहां हमने कैलकुलेशन पहले से करके रखी है, आप कैलकुलेट करके जरूर अपना आंसर मैच कीजिएगा। कहीं पर कोई भी डिफरेंस आता है तो आपका जो आपने कैलकुलेट किया होगा, यदि वो ध्यान से किया होगा तो वही सही होगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार जब सोडियम धातु को विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के साथ विकिरणित किया जाता है तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि हमने एक ये सोडियम लिया, मान लेते हैं ये मैंने एक सोडियम धातु ले ली, ये हमारे पास Na है, और इस पर क्या करा, विभिन्न तरंग दैर्ध्यों का प्रकाश डाला, अलग अलग तरंग दैर्ध्यों का प्रकाश डाला। तो उन तरंग दैर्ध्यों का जब प्रकाश डाला तो उनकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग थी, वो इनके मान दे दिए। इसमें मान दिया है लैम्डा की वैल्यूज पहले हम लिख लेते हैं, जो हमारे पास मान दिए हैं, लैम्डा के मान दिए हैं। ये हमारे पास नैनोमीटर में 500, 450, 400, 500, 450 और 400, ये क्या है, नैनोमीटर में है। और सेकंड हमें दे दिया है वेग v, और v किसमें, 10 की घात 5 -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड में हमें दिया है। ये हमें वैल्यूज दे दी, और इसका मान दे दिया 2.55, 4.35 और 5.35। 2.55, ये हमारा आ जाएगा 2.55, 4.35, और तीसरा हमारे को क्या दे दिया है 5.35। तो इतना आ गया। अब हमारे को देखिए क्या ज्ञात करना है। इसने कहा देहली तरंगदैर्घ्य प्लांक स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, देहली तरंगदैर्घ्य जिसको हम लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं, और प्लांक स्थिरांक जिसे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। इन डाटा की सहायता से हमें ये दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली क्या क्या बातें हैं। हमें एक तो दिया है लैम्डा का मान, एक दिया है v का मान। लैम्डा का मान नैनोमीटर में दिया हुआ है, जबकि v का मान हमारे को दिया है सेंटीमीटर में। तो इसको यदि मीटर में बदलना हो तो हम सीधे क्या कर देंगे, इसमें आप जानते हैं सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलना है तो 1 सेंटीमीटर
100 सेंटीमीटर बराबर किस होता है, 1 मीटर के बराबर होता है। तो यानी कि 10 की घात 2 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 10 की घात -2 मीटर। आप जानते हैं, तो इसको मीटर में कैलकुलेट करने के लिए ये जो वैल्यूज हमारे पास हैं इसको मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो 10 की घात क्या आ जाएगी, -5 मल्टीप्लाई 10 की घात -2 और मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, यानी कि 10 की घात -7 मीटर पर सेकेंड। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं वो उनके साथ 10 की घात -7 के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई। अब हमारा मोटिव क्या है, हमें लैम्डा 0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें v का मान दिया हुआ है। देखिए किन किन चीजों को दे रखा है और कौन कौन सी चीजें ज्ञात करनी है, इस पर फोकस कीजिए। तो हमारे को क्योंकि लैम्डा 0 देहली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है, लैम्डा हमें दिया हुआ है और v की वैल्यू हमारे को दी हुई है, v यानी कि वेग। तो अब इनसे जो रिलेटेड एक इक्वेशन होती है उसको हम लिखते हैं। चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है, चूंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है E के बराबर E माइनस ओमेगा 0 के बराबर होती है। E के को लिखते हैं हम 1/2 mv², और E की जगह क्या लिख लेते हैं, h न्यू, और ओमेगा 0 होता है h न्यू 0। इसको थोड़ा सा सही सॉल्व करें तो h न्यू माइनस न्यू 0 के बराबर होता है। और चूंकि हम जानते हैं, चूंकि c बराबर क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा के बराबर होता है। हमें न्यू की वैल्यू नहीं दी है, हमें तो लैम्डा की वैल्यू दी है और लैम्डा 0 की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसलिए हम इस न्यू को लैम्डा के पदों में व्यक्त करेंगे तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, c बटे लैम्डा। ये वैल्यूज यहां रखेंगे तो क्या आ जाएगा, h c बटे लैम्डा माइनस c बटे लैम्डा 0। ये क्या होगा, 1/2 mv² के बराबर होगा। तो इसमें c कॉमन है तो क्या आ गया, 1/2 mv² बराबर hc 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा 0। तो मूल समीकरण हमारे पास देखिए ये आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हमें किस किस के मान ज्ञात करने हैं, हमें लैम्डा 0 के मान ज्ञात करने हैं। तो कौन कौन से कितने डाटा हमें दिए हैं, ध्यान रखिए 3 डाटा दिए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इस समीकरण पर ध्यान दीजिए, इस समीकरण में देखिए हमें v का मान दिया हुआ है, ये m इलेक्ट्रॉन का वेग होता है, ये भी हमें पता होता है। h के मान को ये कह रहा है हमें कैलकुलेट करना है, तो h के मान को हम कहते हैं कि ये हम अज्ञात राशि से मान लेते हैं। c प्रकाश की चाल हमें पता है, लैम्डा की मान हमारे को यहां पर दिया हुआ है, लैम्डा के मान दिए हुए हैं, और लैम्डा 0 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कुल मिलाकर के केवल 2 चीजें ऐसी हैं, एक h और एक लैम्डा 0, जिनके मान हमें ज्ञात करने हैं। इसका मतलब 2 अज्ञात राशियां हैं। 2 अज्ञात राशियों को ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 समीकरण हमारे पास होने चाहिए। तो 2 समीकरण बनाएंगे, 3 डाटा हमें दिए हैं, इनसे 2 समीकरण तैयार कर ले तो हमारा काम चल जाएगा। पहला काम करते हैं, सबसे पहले इस वाले डाटा को लेते हैं। तो इसमें क्या है, लैम्डा बराबर है 500। इस इक्वेशन से देखें तो क्या आ जाएगा, 1/2 m, v की वैल्यू कितनी दी है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग 2.55 गुणा 10 की घात -7। तो क्या लिखेंगे, 2.55 गुणा 10 की घात -7 का स्क्वायर बराबर hc। तो hc को hc ही रख लीजिए। साथ में क्या आ जाएगा, 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा 0। 1 लैम्डा का मान कितना है, 500, और -1 लैम्डा 0 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। पहली इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन ऐसे ही बनाए तो क्या आ जाएगा, 1/2 m, साथ में क्या आ जाएगा, अब की बार ये वाले ले रहे हैं तो 4.35 गुणा 10 की घात -7, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर फिर से क्या आ गया, hc। मेरी बात ध्यान दे रहे होंगे कि इस वाली इक्वेशन में पहले हमने इन दोनों डाटास को रखा तो ये पहली समीकरण मिल गई। फिर इसी वाली इक्वेशन में इस दूसरे डाटा को रखेंगे जहां लैम्डा का मान 450 और v का मान जो है 4.35 गुणा 10 की घात -7 मीटर प्रति सेकेंड है, वो रख रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, hc 1 लैम्डा, यानी कि 1 लैम्डा का मान अब की बार कितना है, 450, और 1 लैम्डा 0 हमें ज्ञात करना है, क्योंकि देहली तरंग दैर्घ्य का मान बदलेगा नहीं दोनों स्थितियों में। तो अब क्या कर रहे हैं, ये मान लेते हैं समीकरण 1 है, ये वाली है समीकरण 2। तो लिखते हैं समीकरण 2 में भाग दे दिया समीकरण 1 का, तो भाग दे देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 1/2 m 4.35 गुणा 10 की घात -7 बटे, भाग देंगे 1/2 m 2.55 गुणा 10 की घात -7, और इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर बराबर। इधर की ओर देखें तो ये क्या गया, hc 1/450 -1 लैम्डा 0,
और यहां पर क्या आ जाएगा, एच सी नीचे ऊपर की ओर आ जाएगा 1/500 माइनस 1/λ0, इतना आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों के दोनों में स्क्वायर है, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, इसका भी स्क्वायर यहां से हटाया, इसका भी स्क्वायर हटाया, और यहां से ये ब्रैकेट हटाया, यहां से ये ब्रैकेट हटाया, यहां से ये ब्रैकेट, यहां से ये ब्रैकेट, और इसको सीधे हमने ऐसा करके स्क्वायर कर दिया। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब देखिए 1/2 से 1/2, m से m कट गया, 10 की घात -7 से 10 की घात -7 कट गया, hc से hc कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पद को सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आ गया, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 4.35 बटे 2.55, इसका क्या है स्क्वायर, बराबर इस वाले वैल्यूज क्या निकल के आएगी हमारे पास 1/450 माइनस 1/λ0, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सीधे ऐसे लिख लेते हैं 450 गुणा λ0, तो एल्शियम इसकी यहाँ गुणा इसकी यहाँ गुणा, तो क्या आ जाएगा λ0 और माइनस 450, और ये पलट जाएगा, ये पलटेगा तो क्या आ जाएगा गुणा। अब देखिए जैसे हमने इस वाले को सॉल्व किया है वैसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें 500 और λ0 कहाँ आएगा, हर में आएगा, वो अंश में ले जाएंगे, तो क्या आ गया 500 गुणा λ0, जैसे हमने इसे सॉल्व किया है, और ऊपर क्या आ जाएगा λ0 की यहाँ गुणा माइनस क्या आ जाएगा 500, इस प्रकार से आ गया। अब ये है 4.35 बटे 2.55 का स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहां पर क्या क्या चीजें हैं, इनको मैंने ब्रैकेट में रख दिया, तो क्या है λ0 से λ0 कट गया, 450 की इधर गुणा कर दीजिए 450, और इस 500 की नीचे गुणा हो जाएगी, तो क्या आ गया 500। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद से जरूर करके देखिएगा। 450 बटे नीचे क्या आ गया λ0 माइनस 500। जब इसे आप कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो वैल्यूज निकल के आती है वो हमारी आती है 2.619 बराबर λ0 माइनस 450 बटे λ0 माइनस 500। इसकी ऐसे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, λ0 की इसमें 2.619 में करेंगे तो 2.619 λ0 माइनस 2.619 मल्टीप्लाई 500 बराबर λ0 माइनस 450, इतना आ गया। इसे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास 2.619 λ0 ये है, इस λ0 को इधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा 2.619 λ0 माइनस λ0, ये λ0 इधर आके माइनस का हो गया, और ये वाला उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये प्लस इज इक्वल टू 2.619 मल्टीप्लाई 500 और माइनस 450, तो इसको क्या करेंगे λ0 कॉमन आ गया, या 2.1619 λ0 में से λ0 घटाएंगे तो 1.1619 λ0 बराबर यही आ जाएगा 2.619 मल्टीप्लाई 500 माइनस 450, तो λ0 बराबर 2.619 मल्टीप्लाई 500 माइनस 450 में भाग दे देंगे किसका 1.1619 का। जब इसका भाग देंगे तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, देखिए आप चाहें तो एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको आगे सॉल्व करें तो हम ये वाला पार्ट यहां से हटा रहे हैं क्योंकि ये अब हमारे काम का नहीं हुआ। तो यहां से λ0 की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आएगी वो λ0 बराबर हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 531 नैनोमीटर के बराबर आ जाएगा। आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपकी वैल्यूज इतने के बराबर हमारी आ जाएगी, क्योंकि हमने जो भी ये मान हमारे हैं ये सब नैनोमीटर में ही दे रखे हैं। तो λ0 की वैल्यू आएगी तो 531 इस वाली इक्वेशन से, लेकिन क्योंकि लैम्डा को हमने नैनोमीटर में लिया है इसलिए λ0 भी क्या आएगी नैनोमीटर में ही आएगी। ये हमारी बात होगी। दूसरी बात, हमने λ0 तो निकाल लिया, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये निकाल लिया, अब निकालिए h की वैल्यू। तो h की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए इनमें से, तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले h की वैल्यू यहां से निकालें तो h क्या आ जाएगा, समीकरण लिखते हैं 1 से, समीकरण 1 से देखिए h की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, h बराबर क्या आ जाएगा 1/2 m, यह है 1/2 m, 2.55
गुणा 10 की घात -7 का स्क्वायर बटे ये पूरा पद इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा c इंटू 1/500 माइनस 1/λ0। अब आपने क्या करना है, सारे मान रख देने हैं, तो क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू 1/2 m किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 10⁻³ kg, साथ में क्या गया 2.55 गुणा 10 की घात -7 का स्क्वायर बटे c का मान 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड 1/500 माइनस 1/λ0 का मान कितना निकला 531 नैनोमीटर, लेकिन नैनोमीटर छोड़ देना है हमने क्योंकि ये सारे लैम्डा के मान नैनोमीटर में ही ले रहे हैं, तो केवल 531 लिखेंगे 1/531। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो h की जो वैल्यू है वो नियर अबाउट वही आएगी 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकंड के बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम h की वैल्यू को और λ0 दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें आपने ध्यान रखना है, यहां पर इक्वेशन बनेगी ये वाली इक्वेशन, एक इक्वेशन देखिए ये वाली है, एक इक्वेशन ये वाली है। आप चाहते तो इससे हमने इन दो डाटास का यूज करके पहली इक्वेशन बनाई, इसका इस्तेमाल करके दूसरी इक्वेशन बनाई, आप चाहते तो इससे तीसरी इक्वेशन भी बना सकते थे, लेकिन हमने तीसरी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमें दो ज्ञात राशियां चाहिए थी, इसलिए हमने दो इक्वेशन बनाई और हमारा काम हो गया। तो आप फिर नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।